इसहाक डार साहब ने अगले साल का बजट पेश कर दिया है। 7,573 अरब खसारे का ये बजट है और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मोहम्मद सोहेल साहब और अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में चंद और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। अशफाक तोला साहब, एक तो बताइएगा कि आज ये कहा गया कि ये इलेक्शन साल का बजट नहीं है, ये एक बैलेंस्ड बजट है, जिम्मेदाराना बजट है। फिर ये जो इस वक्त सारी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में 35% तक का इजाफा किया है। इसहाक डार साहब की ख्वाहिश थी इससे कम इजाफा हो, इत्तेहादी नहीं माने। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन का साल है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है। इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे टैक्सेशन के हवाले से बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, थैंक यू वेरी मच। देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने बड़ा रैशनली जो कुछ टैक्सेशन प्रपोजल्स वगैरह थे और जिस प्रपोजल्स को हमें लेके चलना था, आपने देखा होगा कि उन्होंने वहाँ टैक्सेस लगाए जहाँ पर विंडफॉल गेन्स की बातें हो रही हैं। नॉर्मली कहीं पे कोई ऐसा टैक्सेशन मेजर नहीं लिया और इसीलिए आप देख रहे होंगे ये मीज़ानिया है कि जो आपका 7,400 बिलियन पे इस वक्त आपका फिस्कल डेफिसिट आएगा। देखिए, 30% बढ़ाना मैं समझता हूँ निचले उसमें, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बुरी बात है। इन्फ्लेशन को देखते हुए आप देखें, यूजुअली प्राइवेट सेक्टर में भी ये चीज़ें बढ़ी हैं। ऑब्वियसली वहाँ अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है और जैसे आप समझते हैं कि इलेक्शन ईयर की बात नहीं होती है, नॉर्मली भी 15 से 20% बढ़ती है। बट इस मरतबा अगर आप देखें तो आपकी इन्फ्लेशन 38% पे टच कर गई थी और नेचुरली 19 की एवरेज रहेगी। इसके बाद आप अगले साल, आपने खुद ने बताया है कि 21 साल की इन्फ्लेशन 21% की इन्फ्लेशन होनी है, तो इसलिए डेफिनेटली ये ज़रूरत थी और वक्त की ज़रूरत थी कि मेरा ख्याल है। और ये बेसिक सैलरी पे बढ़ती है, कोई टोटल सैलरी पे नहीं बढ़ रही है। तो अगर आप उसको 55% ले लें, 45% ले लें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी एक्चुअली जो है वो 35%, इट इज 17.5% होती है। सही। और मुझे ये जरा टैक्सेशन के हवाले से बताइएगा, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते हमने बड़ी डिटेल से बात की कि रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर कंट्रीब्यूशन ज्यादा में टैक्स के हवाले से 1% उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इस जो बजट स्पीच एटलीस्ट है उसमें तो कुछ इसका जिक्र नहीं है, तो क्या किया गया है उस हवाले से? शायद 2-3 चीज़ें बड़ी जो अच्छी हुई हैं और मैं खुद, मुझे खुशी है कि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। आप देखेंगे ना कि कुछ फिक्स टैक्स रिजीम थी हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर 236 के अंदर, उनका दायरा तो सच वसी नहीं किया गया, मगर उसके ल्यू में 1% का टैक्स इनके ऊपर लागू हो जाएगा। और इस तरीके से इनकी जो डिमांड थी कि रकबे के हिसाब से टियर 1 की जो रकबा होता था और जिस वजह से काफ़ी इनको हैरेसमेंट फील होती थी, वो हमने निकाल दिया है। अब ये सारे के सारे ताजिर अपनी एक सिंप्लीफाइड रिटर्न जमा कराएंगे जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको बहुत बेहतरीन मौके फराहम करेगा। वो जो आपने देखा होगा, एक जो स्टडी आई हुई थी जिसमें पीबीसी ने किया था और सीडीपीआर ने किया था, उसकी इनॉग्रल मैंने मतलब अशफाक तोला साहब, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई फिक्स टैक्स वगैरह नहीं लगाया है जो पिछले साल भी लगा के विड्रॉ किया गया था ताजरों? नहीं, वो तो वैसे ही इनके ऊपर जो ताजरों के जो बिल आ रहे हैं ना, हमने इनको कहा आप रिटर्न फाइल करें, पहले डॉक्यूमेंटेशन के जुमरे में तो आए, हमें पता तो चले। अशफाक तोला साहब, ये तो सालों साल से ये बातें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, कभी नहीं हो गई ये, अब इनसे एडवांस टैक्सेस जरिए ये तो नहीं होते हैं। इनसे बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात हुई हैं और मैं खुद उस मुज़ाकरात को लीड कर रहा था एफबीआर की तरफ से। तो और मैं आपको कहता हूँ ब्रॉड ब्रश दे ऑल आर वेरी हैप्पी। इनकी जो जेन्युइन डिमांड थी वो हमने पूरी की और मेरा ख्याल है अब वो आएंगे नेट के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने इनको कोई माफ़ किया है। वैसे भी इनका जो टैक्स कटता था 236 में, जो कि मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुआ था, उससे पहले भी हम करते थे, मगर उसको रिडक्शन उन्होंने कर दी थी। तो अब उसी पैटर्न पे ये जो छोटे ताजिर हैं उन पे हम एक अक्रॉस द बोर्ड एक छोटा सा टैक्स लगा के उनसे वो टैक्स लेंगे और बाकायदा वो रिटर्न फाइल करेंगे, हमें पता तो चले ना उनका टर्नओवर क्या है। ठीक है, मैं जरा गौहर एजाज साहब से भी इस पे नुक्ता नजर ले लूं। गौहर एजाज साहब, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? आपके ख्याल में जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि इसहाक डार साहब ने बात की इस्तेकाम की तरफ जो चले गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता हमने ग्रोथ की तरफ जाना है, आपकी नजर में कैसा था ये बजट? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मुश्किल पिछला साल हम सबको पता है गुजरा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक्सपोर्ट्स स्पेशली टेक्सटाइल्स जो मैं समझ रहा था 19.4 बिलियन पिछले साल टच की थी। मेरा टारगेट था हम 25 बिलियन डॉलर की तरफ जाएंगे, लेकिन हमारी रॉ मटेरियल की शॉर्टेजेस आ गई, कॉटन की क्रॉप फेलियर हो गई, फ्लड्स आ गए। हम 16 बिलियन डॉलर बंद करेंगे, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम 19.3 से वापस 16 की तरफ जाएंगे। अब
जैसे बात हम कह रहे हैं कि अब हम सस्टेनेंस की तरफ आ रहे हैं, मैंने देखा डॉक्टर साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की कि हम रॉ मटेरियल्स के एलसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उन्होंने ये बात की कि हम एक्सपोर्ट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उन्होंने ये बात की कि हम एक्सपोर्ट का अगले साल का टारगेट $33 बिलियन रखेंगे। 30 बिलियन। उन्होंने ये बात की कि 33 बिलियन रेमिटेंसेस का है, 30 बिलियन टारगेट एक्सपोर्ट्स का है, जिसका मतलब मेरा ये कि कोई टारगेट बहुत ज्यादा तो नहीं अचीव करेंगे हम कुछ। मेरा टारगेट $33 बिलियन ही होगा एक्सपोर्ट का, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने मुल्क को चलाना है तो हमारे हाथ में ये $4 बिलियन तो इस वक्त हाथ में पड़ा हुआ है हमारे पास। और जो मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ वो रीजनल एनर्जी टैरिफ का है, क्योंकि इसमें क्लैरिफाई नहीं हुआ कि रीजनल एनर्जी टैरिफ 9 सेंट्स और $9 जो कि IMF की कंडीशन थी कि आपने बजट में इसके लिए अमाउंट एलोकेट नहीं किया, और वो मैंने पहले भी बताया था डिफरेंट प्रोग्राम में कि क्रॉस सब्सिडी है। इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडी देती है दूसरे सेक्टर्स को जो कि अपने पैसे अदा नहीं करते। अब अगर इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का या B3 B4 का जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसका डायरेक्ट टैरिफ निकाला जाए तो उसकी कॉस्ट ही 9 सेंट से नीचे है। तो जब वो 9 सेंट से नीचे है तो उस पर क्रॉस सब्सिडी, मैं बार बार कहता हूँ कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री क्रॉस सब्सिडी नहीं दे सकती, ना उस पर आप बोझ ला सकते हैं। मुझे उसका इंतज़ार है कि बजट की डिटेल्स आएँ कि उसको किस तरीके से डील किया गया। रीजनल एनर्जी टैरिफ ये बेसिक हमारा कॉम्पोनेंट है एक्सपोर्ट को के अंदर रीजनली वायबल रहने के लिए। रियल स्टेट सेक्टर्स पे मैं देख रहा हूँ कि रीट फंड को इन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन दी है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि हमें अपने मुल्क में रियल स्टेट सेक्टर को अब जो है वो डॉक्यूमेंट भी करना है, और हमने डॉक्यूमेंट करके उसको जो है वो लेके जाना है ताकि FATF की सारी कंडीशन मीट रहें। एंड बड़ी पॉजिटिव इस चीज़ के सामने मैं एक और चीज़ देख रहा था, और आप भी इस बात को शहजाद देखेंगे कि हमारी $102 बिलियन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो मनी सप्लाई है। $102 बिलियन का मतलब है इस वक्त तकरीबन कोई 31 ट्रिलियन, जिसमें से 24 ट्रिलियन बैंक का डिपॉजिट है। तो सिर्फ अब आज कैश जो लोगों के हाथ में हम बोला करते थे कि जनाब 50% हमारी ब्लैक इकॉनमी है, ऐसा कुछ नहीं रह गया। 7 ट्रिलियन रुपए अब टोटल कैश इन हैंड है, जिसमें से नेचुरली आधा पैसे डिक्लेयर्ड वेल्थ के भी होंगे। तो अब तो इस सिचुएशन में अगर मैं पूरे 31 और 24 ट्रिलियन को भी गिन लूँ तो 20 से 25% भी नहीं रह जाती हमारी जो इकोनॉमी जो हम कह रहे थे कैश इकोनॉमी का जो साइज है वो रिड्यूस हुआ है।